स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य अर्थशास्त्र। और सामान्य अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोगों ने 5 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं और हम लोग बढ़ते हैं अपने 6 पॉइंट की तरफ। 6 पॉइंट है हमारा अर्थशास्त्र की परिभाषाओं का वर्गीकरण। तो बढ़ते हैं सामान्य अर्थशास्त्र के 6 पॉइंट की तरफ। अर्थशास्त्र की परिभाषाओं का वर्गीकरण। तो अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है धन संबंधी परिभाषाएं। इसमें है प्रोफेसर एडम स्मिथ। सेकंड है प्रोफेसर एफ.एल. वॉकर। नेक्स्ट है प्रोफेसर जे.एस. मिल। नेक्स्ट है प्रोफेसर जे.बी. से, प्रोफेसर सीनियर आदि। दूसरी जो परिभाषा है, दूसरा वर्गीकरण है, उसमें है मानव या भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषाएं। पहली है इसमें प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पेगू, प्रोफेसर कैनन आदि। तीसरा जो वर्गीकरण है वो है चुनाव या दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं। इसमें है प्रोफेसर रॉबिन्स। प्रोफेसर रॉबिन्स। जो चौथी परिभाषा है उसमें है इच्छा रहित या आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषाएं। प्रोफेसर जे.के. मेहता। और जो लास्ट और जो 5वां वर्गीकरण है वो है विकास केंद्रित या विकासात्मक संबंधी परिभाषाएं। प्रोफेसर सैमुअलसन। तो ये अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है धन संबंधी परिभाषाएं, जिसमें मुख्य विचारक या अर्थशास्त्री हैं वो है प्रोफेसर एडम स्मिथ। अन्य एफ.एल. वॉकर, जे.एस. मिल, जे.बी. से, सीनियर आदि अर्थशास्त्री उनकी विचारधारा को समर्थन करते हैं। दूसरे जो मानव या भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा है दूसरी, उसके मुख्य विचारक अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर मार्शल। पीगू और कैनन ने इनकी यानी मार्शल की विचारधारा का समर्थन किया है। जो तीसरी है चुनाव या दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं, उसमें लियोन रॉबिन्स हैं। इच्छा रहित या आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा प्रोफेसर जे.के. मेहता, जो कि एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं।
और जो लास्ट है 5वां वर्गीकरण वो है विकास केंद्रित या विकासात्मक संबंधी परिभाषाएं प्रोफेसर सैमुअल्सन द्वारा जो दी गई हैं। तो एक बार हम लोग 5 परिभाषाओं को देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है धन संबंधी परिभाषाएं, यानी प्रोफेसर एडम स्मिथ ने कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ऐसे ही विचारधाराएं लगभग सभी की सेम हैं, यानी ये जो मत हैं धन संबंधी परिभाषा में जितने भी विद्वान अर्थशास्त्री हैं सभी के मत हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, धन से जुड़ा हुआ है, धन का अध्ययन करता है। मानव या भौतिक कल्याण जो दूसरा वर्गीकरण है उसमें प्रोफेसर मार्शल, पीगू, कैनन आदि अर्थशास्त्री, इनका ये मानना है कि व्यक्ति ठीक है, एक और धन का विज्ञान है अर्थशास्त्र, दूसरी ओर जो कि अधिक महत्वपूर्ण है मानव कल्याण का विज्ञान है। अर्थात व्यक्ति एक सामाजिक मनुष्य है, तो सबसे पहले उसके लिए मानव कल्याण, भौतिक कल्याण की आवश्यकता है। तो यानी जो मार्शल हैं और उनके समर्थक हैं वो मानव या भौतिक कल्याण पर जोर देते हैं। जो तीसरी परिभाषा चुनाव या दुर्लभता संबंधी परिभाषा, उसमें रॉबिन्स कहते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित हैं और उन्हें पूरा करने के लिए व्यक्ति के पास साधन सीमित हैं और सीमित संसाधनों के भी वैकल्पिक प्रयोग हैं। अब उन असीमित आवश्यकताओं को सीमित संसाधनों से किस प्रकार पूरा किया जाए, तो व्यक्ति के सामने एक चुनौती आती है, एक समस्या आती है, चुनाव की समस्या खड़ी हो जाती है कि व्यक्ति को ना अब वहाँ पर चुनाव करना होता है कि सबसे पहले कौन सी आवश्यकता को पूरा किया जाए, और व्यक्ति सबसे पहले अपनी मूल आवश्यकता को या जो सबसे ज़्यादा अति तीव्र या सबसे अति आवश्यक आवश्यकता होती है उसको पूरा करता है। चौथी है इच्छा रहित या आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषाएं। जेके मेहता का कहना है कि यदि व्यक्ति को वास्तविक सुख चाहिए, वास्तविक सुख की प्राप्ति करना चाहता है यदि व्यक्ति, तो उसे इच्छाओं को कम करते हुए अंत में उन्हें समाप्त कर देना चाहिए। यानी इच्छाओं के अभाव में ही व्यक्ति वास्तविक सुख की प्राप्ति कर सकता है। 5वां है विकास केंद्रित या विकासात्मक संबंधी परिभाषाएं प्रोफेसर सैमुअल्सन द्वारा। तो ये कोई नई डेफिनेशन नहीं है, इसमें केवल धन संबंधी, मानव या भौतिक कल्याण संबंधी और चुनाव संबंधी, इन तीनों परिभाषाओं का मिश्रण है इसमें विकास केंद्रित परिभाषा में, बस केवल। यानी इन तीनों परिभाषाओं की विचारधारा को मिलाकर विकास केंद्रित परिभाषा को जन्म दिया गया है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट डेफिनेशन पर, धन संबंधी परिभाषा पर। प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। वहीं पर इनके समान विचार दिए एफ.एल. वॉकर ने कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन का अध्ययन करती है, यह धन से संबंधित है। तो जे.एस. मिल, जे.बी. से सीनियर आदि सभी के विचार भी धन पर ही आधारित है। लगभग सभी के विचार मिलते जुलते हैं और सभी की डेफिनेशंस में एक बात कॉमन है, सभी ने धन की बात कही है, अर्थशास्त्र को धन से जोड़ने पर जोर दिया है। तो इन धन संबंधी परिभाषा से कुछ विचार, कुछ बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण शब्द निकल के आए हैं जिनके आधार पर हम एक विशेषता तैयार कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है धन पर बल, धन पर बल। दूसरा है भौतिक वस्तुओं का समावेश, भौतिक वस्तुओं का समावेश। तीसरा है सुख का साधन। चौथा है आर्थिक मनुष्य की कल्पना। और 5वां है व्यक्तिगत हित व सामाजिक हित। तो धन संबंधी परिभाषा की स्टडी करने पर हम लोगों ने पाया कि कुछ शब्द, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमें प्राप्त हुए जिनके आधार पर कुछ विशेषताएं निकल के सामने आई हैं। जैसे धन पर बल, यानी धन संबंधी परिभाषाओं में धन पर अधिक बल दिया गया है, अर्थात व्यक्ति की अपेक्षा धन को अधिक महत्व दिया गया है। इन परिभाषाओं में कहा गया है
कि व्यक्ति धन के लिए है, न कि धन व्यक्ति के लिए। अर्थात इन परिभाषाओं से ये बात स्पष्ट हो गई है कि व्यक्ति की अपेक्षा धन को अधिक श्रेष्ठ माना गया है। दूसरा, भौतिक वस्तुओं का समावेश। इन परिभाषाओं में केवल उन वस्तुओं को समावेश किया गया है जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं। तीसरी जो विशेषता है वो है सुख का साधन। इन परिभाषाओं में केवल धन को ही एकमात्र सुख का साधन बताया गया है, अर्थात जो व्यक्ति जितना धनी होगा वो उतना ही सुखी भी रहेगा इन परिभाषाओं के अनुसार। चौथा है आर्थिक मनुष्य की कल्पना, यानी व्यक्ति जो भी कार्य करता है वह स्वहित से प्रेरित होकर ही करता है, अर्थात वह धन प्राप्ति के उद्देश्य से ही कोई भी क्रिया संपन्न करता है। पांचवा पॉइंट है व्यक्तिगत हित व सामाजिक हित, यानी इन परिभाषाओं के अनुसार व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में कोई विरोधाभास नहीं होता है, अर्थात सीधा संबंध पाया जाता है। यानी जब व्यक्तिगत हित में वृद्धि होगी तभी सामाजिक हित में वृद्धि होगी, अर्थात व्यक्तिगत आय में वृद्धि होने से ही सामाजिक या राष्ट्रीय आय में वृद्धि या समृद्धि होगी। तो इस तरीके से ये विशेषताएं रही। अब धन संबंधी परिभाषाओं की आलोचनाएं हुई हैं, तो कुछ आलोचकों ने धन संबंधी परिभाषाओं की आलोचनाएं भी की हैं, तो एक बार उन आलोचनाओं की स्टडी कर लेते हैं हम लोग। धन संबंधी परिभाषाओं की आलोचनाएं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, धन पर आवश्यकता से अधिक बल। दूसरा है भौतिक कल्याण की अवहेलना। तीसरा है धन का संकुचित अर्थ। चौथा है धन प्राप्ति के साधनों की उपेक्षा। पांचवा है आर्थिक मनुष्य की गलत धारणा। और छठा है धन व सुख में कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। तो यहाँ पर कुछ आलोचकों ने धन संबंधी परिभाषा की आलोचनाएं की हैं, तो वो कौन कौन सी आलोचनाएं डिस्कस करते हैं हम लोग इस पर। पहला है धन पर आवश्यकता से अधिक बल, यानी जो धन संबंधी परिभाषाएं हैं उसमें धन पर अधिक बल दिया गया है, अर्थात उसमें व्यक्ति की अपेक्षा धन को अधिक महत्व या श्रेष्ठ बताया गया है। इसमें कहा गया है कि धन व्यक्ति के लिए नहीं है बल्कि व्यक्ति धन के लिए है, तो इस पर अधिक बल दिया गया है धन पर। तो आलोचकों का मानना है कि ऐसा नहीं है, व्यक्ति धन का उपभोग करता है और धन तो केवल एक साधन मात्र है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो इसलिए धन की अपेक्षा व्यक्ति श्रेष्ठ है, आलोचकों का ऐसा मानना है। दूसरी जो आलोचना हुई है भौतिक कल्याण की अवहेलना, यानी इन परिभाषाओं में धन को अधिक महत्व दिया गया है, अर्थात केवल एक आर्थिक मनुष्य की ही केवल कल्पना की गई है, जबकि व्यक्ति एक सामाजिक मनुष्य है, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है जिसमें कि भौतिक कल्याण अर्थात व्यक्ति के भौतिक कल्याण पर बल देना चाहिए, जो कि धन संबंधी परिभाषाओं में जिसकी अनदेखी की गई है।
तीसरा है धन का संकुचित अर्थ, अर्थात धन संबंधी परिभाषाओं में केवल उन्हीं वस्तुओं को शामिल किया गया है जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं। सेवाओं को शामिल नहीं किया गया। लेकिन वर्तमान अर्थशास्त्रियों ने इसमें डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और अध्यापकों के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का भी समाहित किया है। चौथा, धन प्राप्ति के साधनों की उपेक्षा। धन संबंधी परिभाषा में धन पर तो जोर दिया गया, धन पर तो बल दिया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि धन का प्रकार कैसा होगा, धन प्राप्ति का तौर तरीका, स्रोत क्या होगा। हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र में केवल जो कानूनी और न्यायपूर्ण ढंग से प्राप्त किया गया धन होता है उसी का अध्ययन किया जाता है। चोरी, लूटमार और गैर कानूनी तरीके से प्राप्त किए गए धन का अर्थशास्त्र में कहीं कोई अध्ययन नहीं किया जाता है। तो इसलिए धन प्राप्ति के साधन की भी उपेक्षा धन संबंधी परिभाषा में की गई है। पांचवी आलोचना है आर्थिक मनुष्य की गलत धारणा। धन संबंधी परिभाषा में यह माना गया है कि व्यक्ति जो भी कार्य करता है वह स्वहित से प्रेरित होकर ही करता है, अर्थात वह केवल धन प्राप्ति के उद्देश्य से ही सारी क्रियाएं संपन्न करता है। लेकिन आलोचकों का मानना है कि ऐसा नहीं है, कि व्यक्ति समाज में सामाजिक और अपनी इंसानियत, अपनी श्रद्धा और परोपकार और राजनीतिक व्यवस्था के चलते कुछ कार्य ऐसे भी करता है जिसमें उसका स्वयं का कोई हित छुपा हुआ नहीं होता है। लास्ट है धन व सुख में कोई संबंध नहीं है। धन संबंधी परिभाषा में यह माना गया है कि जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वह व्यक्ति उतना ही सुखी होगा, यानी धन और सुख में सीधा संबंध बताया गया है। लेकिन धन संबंधी परिभाषाओं की जो आलोचनाएं हुई हैं, इन आलोचकों का ये मानना है कि धन और सुख में कोई संबंध नहीं है, अर्थात धन केवल एक वस्तु है और सुख एक मानसिक स्थिति है, अर्थात धन का प्रयोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है और सुख जबकि ये केवल एक मानसिक स्थिति है। तो यानी धन और सुख में कोई संबंध नहीं है। तो आज का हमारा जो सामान्य अर्थशास्त्र का 6 पॉइंट था, अर्थशास्त्र की परिभाषाओं का वर्गीकरण, आज उसका अर्थशास्त्र की परिभाषाओं का वर्गीकरण 5 भागों में किया और उसमें भी आज एक पार्ट हमारा यानी पॉइंट फर्स्ट धन संबंधी परिभाषा वाला कंप्लीट हो गया, उसकी विशेषताएं और उसकी आलोचनाएं। उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में बहुत अच्छे से आया होगा और सामान्य अर्थशास्त्र का पॉइंट 6 का ही दूसरा पॉइंट यानी मानव या भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा को लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में।